आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि जो वजीर हफ्तों से इस्तीफा देने को तैयार नहीं था वो अचानक माइक के सामने आया और झुक गया। क्या ये सिर्फ एक इस्तीफा था? ये एक पूरे सिस्टम के खिलाफ पहली एक हार थी। हम लोग आज इस सवाल के साथ शुरू करते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर हज़ारों नौजवान थे, मुंबई में भी थे, बेंगलुरु में भी थे, पटना में भी थे, बिहार में भी थे, और उन सबके हाथ में एक ही मुतालबा था कि वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा दो। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा गुस्सा अचानक आया कहाँ से? असल कहानी शुरू होती है महीने कई पहलों से, जब मेडिकल एंट्रेंस का प्रोग्राम लीक हुआ और तकरीबन 25 लाख तलबा को दोबारा इम्तिहान देना पड़ा। अब सोचिए, जो बच्चा एक साल मेहनत करने को तैयार था, जिसने कई रातें जागी, दिन रात मेहनत की, किताबों में गुम रहा, और उससे अचानक पता लगता है कि उसे इम्तिहान दोबारा देना होगा क्योंकि सिस्टम के अंदर पेपर लीक हो चुका है। ये सिर्फ एक गलती थी, यह बरसों से चलती एक ऐसी करिश्मा, एक ऐसी लापरवाही जिसने बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। हमने ये पहले बार नहीं देखा। पेपर लीक की खबरें कई साल पहले से चलती आ रही हैं। हर साल पेपर लीक होते हैं, हर साल यही ड्रामा रचा जाता है, हर साल एक जांच कमेटी बिठाई जाती है, हर साल कुछ नया मिलता है। अब आपको याद करना होगा पिछले कुछ सालों में कितनी बार ये कहानी दोहराई जा चुकी है। कभी नीट का पेपर लीक हुआ, कभी टीचर भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, कभी रेलवे इम्तिहान का पर्चा लीक हो जाता है। हर बार एक नया बयान आता है, जाँच जारी है, हर बार वही जवाब मिलता है और दोषियों को पकड़ा जाता है। लेकिन सच ये है कि कितने दोषी वाकई जेल के सलाखों के पीछे हैं और कितने अय्याशियों में पड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आवाम सोचने पर मजबूर है, क्योंकि सोचिए अगर ये निज़ाम वाकई जवाबदेह होता तो फिर हर साल यही कहानी नहीं दोहराई जाती। शायद मसला सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं, मसला इस पूरे ढांचे का है जो जिम्मेदारी लेने के बजाय जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है। और इस बार जो सबसे तकलीफदेह बात ये थी कि कुछ तलबा ने दोबारा इम्तिहान ना देने के लिए अपनी जान तक दे दी, और बताया जा रहा है कि 22 तलबा ने अपनी जान तक दे दी। अब आप ये सोचिएगा कि जिस निज़ाम की लापरवाही से एक बच्चा खुदकुशी कर लेता है, खुदकुशी करने पर मजबूर होता है, उस निज़ाम को चलाने वाले सिर्फ अफसोस करने के बजाय कुछ नहीं करते। यहीं से शुरू होती है असल तहरीक। एक ग्रुप खड़ा होता है और उसका नाम रखा जाता है कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में लोग हंसते हैं, कुछ ये समझते हैं कि ये तो एक मजाक है, और कुछ ने कहा कि चंद नौजवान वाकई कुछ एक गुस्सा लेकर आए हैं, 2 दिन में ठंडे पड़ जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो तहरीक मजाक से शुरू हुई वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी चैलेंज कैसे बन गई। हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। अभिजीत दीपके इस तहरीक का वो चेहरा बनते हैं जो बहुत मासूम है। उम्र है इनकी 33-23 साल। न कोई बड़ा पार्टी का सहारा था, न कोई बड़ा सियासी तजुर्बा था। बस एक बात साफ थी कि नस्ल अब चुप नहीं रहेगी। और यहीं से एक नया सवाल जन्म लेता है कि क्या इसे तालीम का मसला था या महंगाई, बेरोज़गारी और सिस्टम की नाकामी का मसला था। सभी से एक एहतजाज के लिए जमा हो गए। हम लोग जानते हैं कि जब नौजवान के पास नौकरी ना हो ना, जब पढ़ाई के बाद मुस्तकबिल साफ अंधेरा दिखाई दे रहा हो, तो गुस्सा सिर्फ एक वज़ीर के ख़िलाफ़ नहीं रहता, गुस्सा पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ हो जाता है। एहतजाज भड़काया गया, पार्लियामेंट की तरफ मार्च हुआ, पुलिस ने लाठी चार्ज की, कई नौजवान ज़ख्मी हुए, एक मुजाहिरीन का हाथ तक फ्रैक्चर हो गया और कई के सर तक फोड़ दिए गए। अब आप खुद बताइए कि जो लोग सिर्फ इंसाफ मांग रहे थे उन पर लाठी क्यों चलाई? सरकार का पहला रवैया ये था कि सुना नहीं जाएगा, नज़रअंदाज किया जाएगा, और फिर जब बात नहीं बनी तो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये तहरीक तो पाकिस्तान से लीड की जा रही है। ये तहरीक के लीडरों के सख्त खिलाफ मुंतकिल होने लगे। और सोचने वाली बात यह है कि जब हुकूमत के पास जवाब नहीं होता तो सबसे आसान रास्ता क्या होता है? मुखालिफ को बदनाम करो, असल मसले से ध्यान हटाओ। और यहीं से मीडिया का असल चेहरा सामने आता है। कुछ चैनल तलबा की दर्द को बयान कर रहे थे तो कुछ चैनल सिर्फ दुख दिखा रहे थे कि सड़क पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोग गुस्से में, लोगों को तकलीफ़ है। लेकिन जिस मुल्क में लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हो, वहाँ पर असल ट्रैफिक की खबर नहीं होती, वहाँ पर असल ट्रैफिक क्यों जाम है ये खबर होनी चाहिए थी। हम लोग यहाँ से एक बात पूछते हैं, अगर यही एहतजाज किसी और रंग में होता, किसी और कवरेज के लिए होता तो अंदाज़ का रुख बदल जाता। अगर यही एहतजाज बीजेपी करती तो इनका नज़रिया बदल जाता, नैरेटिव अलग हो जाता और हकीकत दिखाना अलग बात है। और जब ये फ़र्क बढ़ने लगे तो आवाम के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, खुद अपने फ़ोन से, खुद अपनी आंखों से सच ढूंढने का। लेकिन इस बार ट्रक नहीं चलाया गया। इस बार जो चलाया गया वो ट्रेंड था, वो इंस्टाग्राम की रील्स थी। क्योंकि इस बार गुस्सा सिर्फ चंद लोगों का नहीं था, ये गुस्सा लाखों घरों तक पहुंच चुका था। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, जैसे जैसे सरकार अपनी ताकत को आजमाती रही, वैसे ही वैसे लोग आते रहे। वज़ीर के जो सहत थे इनके, उन्होंने तहरीक के नुमाइंदे से मुलाकात की, लेकिन सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात की। अब आप खुद बताइए कि जो मसला सालों से चलता आ रहा हो, क्या उस मसले का हल सिर्फ 10 मिनट में निकल सकता था?
ये सिर्फ दिखावा था या वाकई बातचीत का दरवाज़ा था या इरादा था। और इसी दौरान एक और जंग चल रही थी सड़कों से दूर, मोबाइल स्क्रीन के अंदर। जी हाँ, हैशटैग्स को टॉप ट्रेंड बना दिया गया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, इसे करोड़ों लोगों ने हैशटैग को यूज़ किया और इसे एक ट्रेंड बना दिया। हर घर के नौजवान अपने फ़ोन से अपनी छोटी सी आवाज़ एक बड़ी लहर में बदल चुके थे। अब सोचिए, जिस नस्ल को कहा जाता था कि ये सिर्फ जेनज़ी है, ये सिर्फ रील्स स्क्रॉल करती है, ये तो एक बेकार नस्ल है, ये आलसी लोग हैं, उसी नस्ल ने अपना फ़ोन सबसे बड़ा हथियार बना दिया। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक वाकई वायरल की लहर थी या डिजिटल नस्ल का नया सियासत में दाखिल होने का एक नया तरीका था? जवाब जो भी हो, इतना साफ है कि अब हुकूमत सिर्फ सड़क के मुजाहरे से नहीं डरती, अब हुकूमत स्क्रीन पर बने ट्रेंड से भी डरती है। और इसी दौरान एक बड़ा वाक़या हुआ। सोनम वांगचुक ने 26 दिन की भूख हड़ताल की और सोचिए 26 दिन बगैर खाए, सिर्फ इस उम्मीद के कि शायद सरकार के कारकुन बात तक पहुंच जाए। आखिर एक आम आदमी को अपनी जान पर दांव क्यों लगानी पड़ी ताकि इंसाफ मिल सके? क्या वो ये निज़ाम है जिस पर हम फ़ख्र करते हैं? हम लोग आपसे एक बात पूछते हैं, अगर यही तहरीक किसी छोटे शहर में होती, मीडिया की नज़र ना पड़ती, हर शहर में एक शोर होती, तो सरकार तक पहुंचती। लेकिन बहरहाल दबाव बढ़ता गया, मुजाहरे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और रुकते भी क्यों? आखिर आप गौर करें कि ये सिर्फ हमारे मुल्क की कहानी नहीं है। बांग्लादेश में नौजवानों ने हलाकत दी, श्रीलंका में तलबा सड़कों पर आए, नेपाल में भी यही हुआ और अपने हुकूक के लिए खड़े होने लगे और तख्ता पलट हो गया। दुनिया भर में एक ही पैटर्न को दोबारा दोहराया जा रहा है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? ये इसके पीछे एक इशारा है कि जनरेशन जी अब अपने पुराने तरीके से हुकूमत चलाने नहीं जानते, ये कबूल करने को तैयार नहीं है। एक वक्त था कि जब नौजवान सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाल कर खामोश हो जाते थे, लेकिन अब फ़र्क ये है कि गुस्सा स्क्रीन से निकलकर सड़क पर आ जाता है और सड़क से निकलकर सीधा इक़्तिदार के दरवाजे तक पहुंच जाता है। और आखिरकार वो खबर आ गई जिसका सबको इंतज़ार था। वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा दे दिया। अभिजीत दीपके घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने डोक पीटा मुट्ठी से और कहा कि वी वॉन्ट इट, वी डन इट। और उन्होंने बता दिया और ऐलान किया कि हमने कर दिखाया। ये सिर्फ एक इस्तीफ़ा की बात नहीं थी, इसका सबूत ये था कि अगर आवाम मुसलसल डटी रहे तो बड़े बड़े सियासी इक़्तिदार भी झुक सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि ये नहीं हो सकता, ये तो 12 साल से इक़्तिदार में है, ये चाह कर भी इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। तो उसकी लाइन थी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और असल शुरुआत हो चुकी है। क्या ये सिर्फ एक वज़ीर के जाने का सिस्टम बदल जाएगा? पेपर लीक का असल वाक़या नेटवर्क कौन था? जो एजेंसियाँ पेपर की हिफाजत में नाकाम रहीं, उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? जिन ख़ानदानों ने अपने बच्चे खुदकुशी की वजह से खो दिए, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या सिर्फ एक इस्तीफ़े से वो ख़ानदान के बच्चे वापस आ जाएंगे, उनकी मुस्कुराहट वापस आ जाएगी? सोचिएगा, अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ कुर्सी छोड़ना नहीं होता, असल मकसद होता है असल कसूरवारों को सज़ा देना। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब दबाव बढ़ता है, एक चेहरा बदल दिया जाता है और निज़ाम वही चलता रहता है। तो क्या इस बार भी वही होगा या वाकई सिर्फ कुछ बुनियादी चीज़ों को बदला जाएगा? और अगर एक बात आपको सोचने वाली है कि जब एक वज़ीर जाता है तो उसकी जगह एक नया शख्स आता है। लेकिन एक बात बताऊं, निज़ाम चेंज नहीं होता, निज़ाम वही रहता है, सिर्फ वही अफसर, वही एजेंसियां, वही पुराना ढांचा। तो मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या इंसाफ का चेहरा बदलने से नीचे का सिस्टम बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम अपनी वही गलती फिर से दोहराते हैं। एक शख्स को विलन बनाकर पूरी कहानी वहीं से हम ख़त्म कर देते हैं। असल जवाबदेही तब मानी जाती है जब सिस्टम के अंदर बैठे लोग पकड़े जाएं, जिन्होंने पेपर लीक की, जिन्होंने पेपर चोरी किए, जिन्होंने पैसा खाया, जिन्होंने रिश्वत खाई, जिन्होंने घूस लिया, उनको सज़ा मिले, उनकी सिक्योरिटी कड़क की जाए, तब पता चलता है कि सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। वरना ये जीत सिर्फ एक हेडलाइन की जीत है, असल में ऐसी कोई जीत नहीं हुई है। असल फ़तह यह है कि असल फ़ायदा यह है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि सबसे फ़ायदा ये होगा कि नौजवानों को यकीन मिलेगा कि उनकी आवाज़ तक सुना जा रहा है। सालों से ये सोचा जाता था कि सियासत सिर्फ बड़े ख़ानदानों और पुरानी पार्टियों का खेल है, लेकिन इस तहरीक ने दिखाया कि कोई बड़ा सियासी नाम, कोई बड़ा तजज़ियाकार वो हो तो वो भी आवाम के सामने नहीं टिक सकता। ये मामला सिर्फ एक सियासत तक महदूद नहीं रहा। दिल्ली से पटना तक, मुंबई से बेंगलुरु तक हर जगह एक ज़ुबान बोली गई कि इंसाफ चाहिए, और जब पूरा मुल्क एक ज़ुबान बोले तो सरकार के पास नज़रअंदाज करने की गुंजाइश नहीं बचती। और तीसरा फ़ायदा ये हुआ है कि तालीमी निज़ाम की खामियां अब खुलकर सामने आ गई हैं। पहले बातें सिर्फ अखबारों के छोटे कॉलम में लिखी जाती थी कि फ़लाँ लीक हो गया, फ़लाँ पेपर लीक हो गया, फ़लाँ अखबार लीक हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। और चौथा ये है कि ये तहरीक आगे आने वाली नस्ल के लिए एक मिसाल बन गई है कि जब भी कोई तालिब इल्म ये सोचेगा कि नाइंसाफ़ी का मैं शिकार हूँ, तो उसे यह हक है कि वो संसद में आए, अपना एहतजाज करे और लोगों को दिखाए कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है। खामोश रहने के अलावा भी बहुत से रास्ते हैं,
लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत हैं। वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे का कमरा आज भी वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, किताबें वहीं पड़ी हैं, टाइम टेबल दीवार पर लगा हुआ है, लेकिन जिसके लिए ये सब तैयार किया था, जिसके लिए सब तैयार किया गया था, शायद अब वो वापस नहीं आएगा। उन ख़ानदानों के लिए इस्तीफ़ा कोई जश्न की खबर नहीं है। उनके लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि शायद अब किसी और की माँ, किसी और का बच्चा इस तरह अपने कमरे को ना संभाले। वो अपने बच्चे के साथ खुशी रहें, खुशियाँ मनाएं, ताकि उनका बच्चा कामयाब तरीन इंसान बन सके। लेकिन एक लम्हे के लिए ज़रा रुकिएगा, उन चेहरों को भी याद कर लीजिएगा कि जिनकी वजह से ये जीत मुमकिन हुई। लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू होता है। क्या ये सिर्फ एक वज़ीर का ये रुखसती का मामला है, या इस निज़ाम की शुरुआत है जहाँ आवाम की ताकत हुकूमत की ताकत से बड़ी मानी जाती है। और एक आखिरी बात समझी ज़रूरी है कि इंसाफ और ताकत का मुज़ाहरा देखने में अलग लगता है, लेकिन ये दोनों एक चीज़ नहीं है। इंसाफ वो होता है जहाँ कसूरवार को सज़ा मिले, मुतासिरा को राहत मिले और आइंदा ऐसी गलती ना दोहराई जाए। ताकत का मुज़ाहरा सिर्फ इतना होता है कि एक बड़ा नाम गिर जाए और कैमरे से हट जाए। जो कुछ हमने देखा वो इंसाफ के सिमत का पहला कदम था, लेकिन ये पूरी ताकत नहीं थी। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा ज़रूरी काम और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो हमने किया, जो हमने सहा, वो आने वाला ना सहे। असल खेल चेहरों या मुद्दों का नहीं, असल खेल ट्रुथ और ट्रेंड का होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।